ओके, कल के लेक्चर में लास्ट पे तो हमने छोड़ा था रिड्यूस्ड मास पे, है ना। मैंने बोला था अगर हमारे पास दो बॉडीज होंगे, एक मास हमारे पास ये है, इसका मास अगर मैं मानूंगा m1, दूसरा मास हमारे पास होगा ये, अगर इसका मास हमारे पास है m2, यही तो बोला था शायद कल। इनके बीच में अगर सेपरेशन जो है दैट सेपरेशन इज r, तो मुझे बताना है मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ द मास। जब मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो वहां पे हमारे पास r1 और r2 का पता होना चाहिए, बिकॉज सेंटर ऑफ द मास किसी पॉइंट पे तो लाई कर रहा होगा ना, इसमें होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं मानूंगा कि इस पॉइंट के अक्रॉस सेंटर ऑफ द मास लाई कर रहा है, तो मुझे बता दो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास r1 होगा, ये वाला हमारे पास डिस्टेंस r2 होगा। तो सेंटर ऑफ ना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कैसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया लिखेंगे ना हमारे पास, इसके बदले हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर। बट ये r1 तो पता होना चाहिए ना आपको, और हमारे पास अगर इसका लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर, वही है क्या। तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास क्या होगा। इन दो वैल्यूज को निकालने के लिए मैंने तरीका भी बताया था कल आपको कैसे निकालते हैं। मैंने बोला था आपको कि r1 जो हमारे पास होगा, r1 इज इक्वल टू दूसरे का मास m2 इंटू पूरी डिस्टेंस, इसको प्रूव भी किया था, m2 इंटू r डिवाइड बाय क्या होगा m1 प्लस m2, है ना। ये हमारे पास हो गया r1 का वैल्यू। अगर r2 का निकालना होगा तब हम निकालते हैं r2 इज इक्वल टू किसके बराबर, m1 इंटू r डिवाइडेड बाय हो गया m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास हो गया वैल्यू। फिर इसके बाद मैंने बोला था आपको कि हमारे पास I निकलता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस, और हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है r स्क्वायर। दिस m प्रोडक्ट बाय सम जो हमारे पास होता है, इसी को हमने नाम क्या दिया था, रिड्यूस्ड मास। क्या बोला था मैंने, इसको रिड्यूस्ड मास बोलते थे। तो हमारे पास अगर मैं इस टर्म में ऐसे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा म्यू टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, वायर म्यू क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हमारे पास क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास, वायर म्यू इज रिड्यूस्ड मास। तो हमारे पास अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट बाय मास एंड सम ऑफ द मास। इतना तो हमने कल पढ़ा था। फिर एक एग्जांपल भी करी थी हमने ऐसी, अगर मैं मानूंगा मेरे पास यहाँ पे दिस इज 4 kg मास एंड दिस इज 5 kg मास, 4 kg मास एंड 5 kg मास आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। में मानता हूं कि ये 10 डिस्टेंस से दूरी है, तो मैं बोल रहा हूं आपको कि फाइंड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ द मास। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कुछ नहीं ढूंढना है, वरना आपको r1 r2 पहले ढूंढना था। तो इस फार्मूला से आपको डायरेक्टली निकलेगा ये हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट, दैट मींस हमारे पास होगा 4 इंटू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय सम 5 प्लस 4, वही होगा ना। दिस इज रिड्यूस्ड मास फार्मूला डिवाइडेड बाय हमारे पास मल्टीप्लाई हमारे पास होगा सेपरेशन का स्क्वायर, दैट मींस 10 इंटू 10 हो गया 100। तो ये बात आ रही क्या, तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया किसके बराबर हो जाएगा, 20/9 और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 100। तो ये चीज हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। ऐसे हम निकालते हैं रिड्यूसिंग मास के तरीके से। समझ में बात आई क्या, शाबाश, ग्रेट। तो फिर इसके बाद कल जो मैंने बोला था आपको, मैंने बताया था कि जो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया निकालने के लिए हमें एक्सिस का पता होना चाहिए। एक्सिस किस मास से पास हो रहा है, किधर से पास हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप क्या लिखोगे, वहां पे आपको मोमेंट ऑफ द इनर्शिया लिखना है। समझिए बात आई क्या। तो वो चीज मैंने आपको कल पढ़ाई थी कि मोमेंट ऑफ द इनर्शिया निकालने का तरीका क्या था। पॉइंट मासेस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे थे, ठीक है, शाबाश। नाउ अब हम बात करते हैं मोमेंट, पहले हम इसको ग्राफ देखेंगे। जरा मुझे बताइए इसका ग्राफ क्या बनेगा। आई इज इक्वल टू हमारे पास जनरल फॉर्मूला जो है वो बनेगा एम आर स्क्वायर, वही है क्या, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है। तो मुझे बताइए आई के साथ एम को क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। इसका मतलब जितना मास बढ़ रहा है उतना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया भी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसे पड़ेगा, इसका ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, इसका ग्राफ इस तरीके से पड़ेगा। दैट मींस हमारे पास ये वाला वैल्यू, ये हमारे पास ये कौन सा वैल्यू होगा, दिस इज आई एंड दिस इज एम। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ। दिस इज द ग्राफ आई वर्सेस एम। अगर यही ग्राफ हम डालेंगे आर के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे हम, ये वाला ग्राफ है ना, तो हमारे पास इस तरीके से बनेगा ग्राफ। दैट मींस हमारे पास बनेगा दिस इज आई एंड दिस इज आर। अगर आई और आर के बीच में ग्राफ डालेंगे, बट यहाँ पे इनवर्स यानी डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस तरीके से बनेगा ग्राफ, है ना। तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा, शाबाश। तो पॉइंट मास का हमने देखा, चाहे मैंने ट्रायंगल से दिखाए, चाहे मैंने आपको ना स्क्वायर से दिखाए, रेक्टेंगल से दिखाए, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एक्सिस को यूज करके मैंने आपको मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कल पूरे लेक्चर में दिखाया था। अब हम आज बात करेंगे मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फॉर कंटीन्यूअस बॉडीज। देखो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फॉर कंटीन्यूअस बॉडीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रॉड वाला केस है। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फॉर कंटीन्यूअस बॉडीज, कंटीन्यूअस बॉडीज। देखो अगर हम मोमेंट ऑफ द इनर्शिया की बात करते हैं तो मान के चलेंगे कि मेरे पास क्या बनेगा, कंटीन्यूअस बॉडी के लिए मेरे पास स्मॉल छोटा सा मास लेना पड़ेगा। छोटे से मास के लिए क्या बनेगा, छोटे से मास के लिए स्मॉल मोमेंट ऑफ द इनर्शिया आएगा ना। तो इसका मतलब हम लिखेंगे डी आई इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर यानी कि सेपरेशन ऑफ दैट मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा dm। क्यों? क्योंकि मेरे पास मुझे पता है कि जो I होता है बराबर वो बराबर m r स्क्वायर, वेयर r इज द सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो सेम इज द केस अगर मैं यहां पे भी कर दूं एक्स स्क्वायर इज द dm डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन टू द dm मास। तो हमारे पास dm क्या है? dm इज द मास है। तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकलेगा? I इज इक्वल टू यहां पे एक्स स्क्वायर इंटू dm। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस मास। ठीक है ना? कंटिन्यूअस मास के लिए फॉर्मूला है ये मोमेंट ऑफ द इनर्शिया निकालने के लिए। अभी आपको समझ आएगा कैसे निकालते हैं। लिख लिया बेटा? ये हमारे पास फॉर्मूला, आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। लिखो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फॉर रॉड, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फॉर रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया आसान सवाल आता है, बस आपको एक्सिस पहचानना आना चाहिए। मैंने क्या किया? मैंने एक रॉड ले ली, यहां से समझना बात को, ये मैंने एक रॉड ले ली इधर से। इस रॉड को मैंने एक एक्सिस को चूज किया, मैंने एंड से एक एक्सिस को पास कराया, एक एक्सिस को मैंने एंड से पास कराई। इस एक्सिस से मुझे क्या लेना है? छोटा सा मास, बिकॉज ये तो मुझे पता है कि इसको कैसे निकाला जाएगा, डीएम मास से। मैंने बोला वो तरीका जो मैं बता रहा हूं हर एक जगह पे वही तरीका लगेगा। एक छोटा सा डीएम मास मैंने यहां से लिया, इसका मास है डीएम। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितना है? वो डीएक्स लेंथ है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस हमारे पास है, दैट डिस्टेंस इज एक्स। ये मैंने एक्स ले ली डिस्टेंस। तो मुझे बताइए इस छोटे से डीएम के लिए कितना मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया होगा? डी मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया होगा ना। तो मैं वही इक्वेशन लिखूंगा, डी आई इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रेट ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर। वही है क्या? क्या हमारे पास एक्स कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। ग्रेट। डीएम वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट है? वेरिएबल। दैट मीन दो चीजें वेरिएबल है यहाँ पे। तो मुझे वही मेथड अपनाना है जैसे मैं एक को कन्वर्ट कर रहा था, बड़ा मास पे बड़ी लेंगे, छोटा मास पे छोटे लेंगे। शाबाश। तो मुझे बताइए कि अगर मैं बड़ा मास पे बड़ी लेंथ करता हूं तो मेरे पास आएगा इसका मास, टोटल मास ऑफ द रॉड हमारे पास m है, इसकी लेंथ हमारे पास l है। तो मैं लिखूंगा m बाई एल इज इक्वल टू dm बाई dx। ठीक है ना बेटा? तो हमारे पास dm का वैल्यू क्या बनेगा? m बाई एल। और हमारे पास यहां पे क्या होगा? ये हमारे पास हो जाएगा इधर से m बाई एल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dm। वही है क्या? ये हमारे पास m बाई एल इंटू डी एक्स, हमारे पास dm का वैल्यू आ जाएगा। जरा मुझे बताइए कि यहां से इंटीग्रेशन ऑफ डी आई डी ए को अगर मैं मिलाऊंगा तो आई बनेगा वो। तो हमारे पास आई किसके बराबर हो जाएगा? आई इज इक्वल डीएम के बदले में क्या लिखूंगा? m बाई एल। वही है ना? और हमारे पास यहाँ पे dx और एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू dx। वही है क्या? अब क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से मुझे बता दो इंटीग्रेशन कहां से कहां हो जाएगी? जीरो से लेके एल तक। पहला एलिमेंट जो इसका होगा वो जीरो पे है, लास्ट एलिमेंट जो होगा वो एल पे है। तो इसका मतलब हमारे पास ये लिखेंगे हम जीरो से लेके एल तक। तो हमारे पास आई इज इक्वल, यहाँ पे m बाई एल को ले लो बाहर, अंदर बचेगा यहाँ पे कितना? ये हमारे पास है ना एक्स स्क्वायर है ये क्या? ठीक है ना? तो बनेगा एक्स क्यूब बाई 3। वही आएगा क्या? तो हमारे पास लिमिट क्या लगेंगे? जीरो से लेके एल। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे m बाई एल आ जाएगा इधर से। जब मैं लिमिट डालूंगा तो बनेगा एल क्यूब बाई 3। जीरो क्यूब बाई 3 तो कोई मसला नहीं, वो तो लिखना और नहीं लिखना एक ही बात है। तो यहाँ पे एल और एल कैंसल आउट हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रॉड व्हेन रॉड पासेस थ्रू द एज। समझ में बात है? ये याद रखना, एक्सिस चेंज करोगे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस वाले ए बी एक्सिस के अलोंग। जब ऐसी कोई फिगर होगी आपके पास, यहाँ पे मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना हो जाएगा ये याद रखोगे आप, कितना? 1/3 ml स्क्वायर। वही है क्या? शाबाश, ग्रेट। कुछ बोला था कल, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया की प्रॉपर्टी थी, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पे, और इस पे डिपेंड करता है शेप पे। समझ में बात आ रही है क्या? तो हमारे पास मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, एक्सिस पे डिपेंड करता है, और शेप पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? तो मुझे बता दो कि हमारे पास, मुझे एक चीज समझ आ गया कि जो हमारे पास रॉड जो है, अब इस रॉड की थोड़ी बातें करेंगे अब। ठीक है, हर एक केस, जितने भी पॉसिबल केसेस है वो सारे करा दूंगा मैं रॉड के ऊपर, और आंसर्स आपको याद होंगे तो टिक करना है फिर वहां पे। अब जरा मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर ये रॉड एज से पास हुई है तो यहाँ का जो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा? 1/3 ml स्क्वायर। क्या ये सेंटर ऑफ द मास का, सेंटर ऑफ द मास के थ्रू एक्सिस पास हो रही है कि एज से पास हो रही है? एज से पास हो रही है। यानी कि अगर मैं दूसरी एक्सिस रॉड यही लूंगा मास m l लेंथ का, और सेंटर ऑफ द मास तय हो, फिर इसके बाद अगर मैं बोलूंगा आपको सेंटर ऑफ द मास से एक्सिस पास हो जाएगी,
अगर सेंटर ऑफ द मास एक्सिस पास हो जाएगी, मुझे बता दो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया चेंज हो जाएगा क्या? यस सर, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया चेंज होगा, बिकॉज ये तो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास पे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास पहला तो 0 पे था, बाकी तो एल पूरे पे था। जब मैं एक्सिस यहाँ पे रखूंगा तो कुछ मास इधर से आएगा, कुछ मास इधर से आएगा, तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। समझ में बात आ रही क्या? और जब आप एक्सिस को चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो जब मैं एक्सिस को चेंज करूंगा तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया चेंज होना ही होना है। क्लियर बात है क्या? तो मैं क्या करूंगा, दूसरा केस, ये तो केस फर्स्ट था इसका, एक रिजल्ट मैंने आपको बताया एज वाला, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। अब अगर हमारे पास क्या होगा, रॉड वही एम मास की और लेंथ एल की। अब यहां से मैंने क्या किया, मैंने ये वाला एक्सिस से सेंटर ऑफ द मास से पास करी, क्योंकि इसका तो सेंटर ऑफ द मास यूनिफॉर्म रॉड है ना, ये सेंटर पे तो होगा। अगर इसकी लेंथ एल है तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट कितना होगा, L/2। इधर वाला पार्ट कितना होगा, ग्रेट। तो हमने क्या लिया, ये वाली जो लेंथ हमारे पास है, ये वाली लेंथ L/2 है, और ये वाली लेंथ क्या है, L/2 है, ठीक है क्या? तो मैं वही मेथड अपनाऊंगा, क्योंकि रॉड वाला केस इंपॉर्टेंट है, बाकी का हम रिजल्ट देखेंगे। यहां से आप निकालना सीख लोगे फिर। यहां मुझे बता दो, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया जिसको मैं डीएम एलिमेंट बोलता हूं, है ना? डीएम एलिमेंट मास ले रहे थे, क्या ये इस एक्सिस से एक्स की दूरी पे लूंगा मैं? ये सर एक्स की दूरी पे लेंगे, तरीका वही है, तरीका वही है, बस एक चीज है कि क्या ये दो पार्ट सिमिलर है एक दूसरे से, सिमिलर है ना, दैट मीन जो इसका मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया वो इसका भी मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया होगा। मैं इसका निकालूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2। समझ कुछ बात आई क्या? तो हमारे पास क्या करेंगे हम, यहां पे हम लिखेंगे डी आई जो हमारे पास होगा, क्या वो हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू डीएम होता है, और इसकी भी इंटीग्रेशन और इसकी भी इंटीग्रेशन, जनरल फॉर्मूला है ये। तो वही करूंगा, मेरे पास एक्स भी वेरी करेगा और मास भी वेरी करेगा। तो मैं क्या करूंगा, वही बड़ा मास बाई बड़ी लेंथ एंड छोटा मास बाई छोटे लेंथ। ये हम अब याद ही कर चुके हैं, एम बाई एल डिवाइड इंटू डीएक्स इज इक्वल टू डीएम। पहले दिन ही बोला था कि सारे क्वेश्चन में ऐसे इसी फॉर्मूला से करूंगा, हर एक जगह पे यही कर रहा हूं मैं। तो बताइए आई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? इस एक्स स्क्वायर को मैं अपनी जगह पर रखता हूं और इंटीग्रेट करता हूं, और डीएम के बदले में क्या लिखूंगा, जिसके बदले एम बाई एल इंटू डीएक्स। क्या सही है ये? अब इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां हो जाएगा, 0 से लेके L/2। ग्रेट, बिकॉज ये तो हमारे पास 0 पे मानते हैं, ये लास्ट एलिमेंट जो हमारे पास होगा वो L/2 की दूरी पे है, तो लिमिट लगेगा 0 से लेके L/2 तक। ग्रेट, 0 से लेके L/2 तक। अब जरा मुझे बताइए, आई का जो वैल्यू हमारे पास होगा वो किसके बराबर है? एम बाई एल को मैंने लिया बाहर, लिया नहीं लिया? अब मुझे बता दो इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर या डीएक्स, है ना? तो मुझे बता दो आई इज इक्वल टू एम बाई एल लिया मैंने बाहर, यहां पे बनेगा x³ 3 वही होगा क्या? लिमिट कहां से कहां, 0 से लेके L/2 तक। आई इज इक्वल एम बाई एल, ये एल है, हाँ, एम बाई एल इंटू यहां पे हमारे पास क्या लिखेंगे, ये 1/3 को भी बाहर रख लो, यहां पे बनेगा क्या, L/2 का क्यूब, वही होगा क्या? इसका मतलब I इज इक्वल टू 1/3 एम बाई एल, और यहां पे L³ 2 2 4 2 8, वही होगा क्या, 2 2 4 2 8 क्यूब है ना ये। तो मुझे बताइए, हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया I इज इक्वल, ये हमारे पास 1, यहां पे हमारे पास ये एक L और एक L कैंसिल कर दो, बनेगा ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 4 3 8 24, वही होगा क्या? तो 24, ये आधे पार्ट का मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया हुआ ना, इस वाले पार्ट का भी कितना होगा, इतना होगा, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो हमारे पास टोटल मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया आई इज इक्वल, ये आधे पार्ट का इतना हुआ हमारे पास ml स्क्वायर बाई 24, इसका भी ml स्क्वायर बाई 24 आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर बाई 24। तो हमारे पास ये और 2 1 2 12 है ना, तो आई इज इक्वल कितना बनेगा, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है क्या? तो हमारे पास ये वैल्यू जो हमारे पास होगा, दिस इज आई इज इक्वल ml स्क्वायर बाई 12। ये कहां से ये वाली है, ये वाला जो हमारे पास होगा ये हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए, बिकॉज जब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अभी पढ़ाऊंगा, तो इसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट सेंटर वाले याद होने चाहिए। क्लियर है क्या? शाबाश। फिलहाल तो हमारे पास सर दो चीजें तो आगे, एक तो हमने रॉड का ये वाला केस देखा, जब मैंने एच से पास कराया तो ml स्क्वायर बाई 3 आता है, ठीक है। अगर आप ऐसा भी नहीं करोगे, इसका भी लिखो कितना, ml स्क्वायर बाई 24, तो ऐड कर दो ml स्क्वायर बाई 24 प्लस ml स्क्वायर बाई 24 बेस बनेगा कॉमन, ऊपर बनेगा ट्वाइस ml स्क्वायर, तो ये कैंसिल फिर से हो जाएगा, फिर से बनेगा वही, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो हमारे पास एज वाला तो मुझे समझ आया ml स्क्वायर बाई 3 है, सेंटर वाला हमारे पास कितना है, ml स्क्वायर बाई 12। दो रिजल्ट्स हमारे पास रॉड के आ गए, एक ही रॉड के दो रिजल्ट्स, सेंटर ऑफ मास वाला और एज वाला। अगर मैं यहां से बताऊंगा तो कितना बनेगा, फिर से वही बनेगा ml स्क्वायर बाई 3। तो ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेंटर ऑफ द मास से फर्क पड़ेगा। अगर आप इधर से पास कराओगे, किसी और जगह पे पास करोगे, उसके लिए थ्योरम हमारे पास है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसे हम निकाल देंगे बाद में, ठीक। फिलहाल हमें ये चीजें तो पता चल गई। नाउ जरा ध्यान से समझ लीजिएगा,
अब थोड़े हाँ, ये तो हमारे पास रिजल्ट है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। इस पे आपको क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो इस तरीके से होगा। ये एक रॉड है, इसकी लेंथ है एल, इसका मास है एम, ठीक है। अब मैंने इस रॉड को क्या किया, बेंड किया। मैंने इस रॉड को बेंड किया, इस रॉड को बेंड किया, इसको मैंने एक ही साथ दो चिपका दिए, हाफ में बेंड किया फिर चिपका दिया। बताइए इधर का मास, ये हमारे पास इसकी लेंथ जो हमारे पास है वो L/2 होगी, हाफ हुई ना। तो मैंने इसको बेंड किया हाफ है, फिर इसके बाद दोनों एक साथ ही रखे, ठीक है। आया समझ? आप बता दो मुझे कि इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आई ए इज इक्वल टू आई बी, ये ए है ये बी है। आई ए इज ग्रेटर देन आई बी, आई ए जो हमारे पास है दैट इज लेस देन आई बी। ऑल ऑफ दिस, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। क्यों हाफ क्या हो रहा है? इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अगर निकालना होगा तो जरा निकाल दो। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या बनेगा? इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया बनेगा वही, ये तो ऐसे पास हो रही, मास इसका एम है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा इसके लिए? तो जनरल फार्मूला हमारे पास है एम एल स्क्वायर बाई, वही है क्या? अगर इसका देखेंगे तो कितना बनेगा? इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम, तो वही है, इनटू लेंथ कितना हुआ हाफ। दैट मींस हमारे पास क्या लिखेंगे 1/3, तो वही होगा L/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। आई का वैल्यू कितना बनेगा? एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 to 12, ये होगा ना, 4 into 3 होगा 12। समझे बात आई क्या? तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना बनेगा? ये वाला वैल्यू, तो ये कम है ये, तो हमारे पास कौन सा होगा? यही बोला कि जो हमारे पास होगा ये ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास पे डिपेंड करता है। कल बोला था ना कुछ, कल बोला था जितना बाउंड्री से, जितना एक्सिस से मास दूर रहेगा उतना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ज्यादा आएगा, ज्यादा, इसलिए तो ज्यादा आया। यहाँ पे मास ना दूर तक। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया का मतलब होता है जो अपोज करेगा रोटेशन मोशन को। इट इज द प्रॉपर्टी, जैसे इनर्शिया प्रॉपर्टी होता है लीनियर मोशन को अपोज करने वाला, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ द इनर्शिया को होता है जो अपोज करेगा रोटेशन मोशन को। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इज सिमिलर टू द मास, बट यहां पे मास हम यूज करते हैं लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया मोशन, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया यूज करते हैं रोटेशन मोशन में। समझे बात आ रही है? तो ये प्रूव भी किया था मैंने कल, मैंने दिखाया भी था कि मास को कैसे रिप्लेस करते हैं मोमेंट ऑफ द इनर्शिया से, ठीक है, जब प्रूव किया था। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, मुझे बताओ कि अगर हमारे पास ये एक रॉड नहीं एक्सीज है, ए भी हमारे पास एक्सीज है, ये हमारे पास एक्सीज है, यहां से मैंने एक रॉड रखा, इधर से मैंने एक रॉड रखी, ये जो कि एंगल बना रहा है थीटा, जनरल के लिए करेंगे। इसकी लेंथ हमारे पास है एल, इसका मास हमारे पास है एम। इसकी लेंथ हमारे पास है एल और इसका मास हमारे पास है एम। मैंने बोला आपको कि एक्सिस से क्या लेंगे हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही बोला था कल। तो इसका मतलब अगर ये एल है तो ये इसके साथ क्या बनाएगा? साइन थीटा। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया वही होगा, कितना? यहां से ये वाला वैल्यू जो हमारे पास होगा, मुझे बता दो, जब ये यहां से आ जाएगा ये वाला वैल्यू, ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी ना एल कॉस ऑफ थीटा, वही होगी क्या? एल एल कॉस ऑफ थीटा या साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, बिकॉज थीटा उसके साथ बन रहा है, एक ही बात है। अगर यहां से भी बनाओगे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। एल साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये लेंथ हुई ना। मुझे बता दो, अब मुझे एल को मोमेंट ऑफ द इनर्शिया निकालने की, एल साइन थीटा को निकालने, एल साइन थीटा को निकालना, बस फार्मूला तो वही है ना। ऐसे ही तो इस एल साइन थीटा को तो ऐसे ही तो पास हो रही है एक्सिस, इसका मतलब मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या बनेगा? मोमेंट ऑफ द इनर्शिया बनेगा एम 1/3, तो वही होगा ना, ऐसे पास हो रहा है, एम एल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। दिस इज द फार्मूला फॉर जब हमारे पास एंगल में दिया जाएगा। आप समझना बात। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, बट अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, इनसे सही सवाल। अब जरा ध्यान से समझ ले, मुझे बताओ एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ द थीटा है कि नहीं? मुझे बता दो अगर थीटा का वैल्यू 0 हुआ, साइन 0 का वैल्यू कितना बनेगा? साइन 0 का 0, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा जब ये हमारे पास ये रॉड को मैं इस एक्सिस के पैरेलल रखूंगा, तो मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना बनेगा? 0। समझ में बात आ रही? तो इसका मतलब जब ये इधर की तरफ आएगी, रॉड ऐसे हो जाएगी इस लाइन के अलोंग,
तो इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा दैट टाइम पे 0। जब एक्सिस पास हो जाती है यानी कि पॉइंट के थ्रू और रॉड के थ्रू पास हो जाएगा, इसका मतलब ये रॉड जो है इसका जो डायमीटर हो इतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम इसको मानते हैं लीनियर, इसकी हम लेंथ कंसीडर करते हैं, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर बात है क्या? एरिया ऑफ द जो क्रॉस सेक्शन हो उसको कंसीडर नहीं करते, सिर्फ लेंथ कंसीडर करते हैं। इसलिए अगर इसको हम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन भी कंसीडर करेंगे वो सिलेंडर बनेगा। समझ में बात है? उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो मुझे ये समझ आया कि जब हमारे पास थीटा का वैल्यू अगर इसी के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आई का वैल्यू कितना बनेगा 1/3 ml² साइन स्क्वायर ऑफ 0। साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आई का वैल्यू पूरा हो जाएगा 0। दैट मीन ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो जाएगा। आप मत समझो कि ये रॉड बड़ा बना रहा है सर, तो इसका मतलब इसका यहाँ पे एरिया भी होगा। इसका मतलब ये कि इसके कंपैरिजन में ये वाला एरिया जो बहुत कम होता है। ठीक, तो हमारे पास इसका ये जो केस है इसकी जो फिगर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये रॉड है, इस रॉड के एक्सिस यहां से पास हो रही है, ये वाली एक्सिस है, ये रेड वाली एक्सिस है। जब ऐसे ही रॉड होगी इसका मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना बनेगा 0। तो इसका मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया 0 है, जो आपने प्रूव भी किया इधर पे 0 होता है। क्लियर है क्या? इधर पे हमारे पास आई का जो वैल्यू होगा वो 0 है। इतना समझ आएगा? दोनों कैसे समझ आए? अब अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये जो घूम घूम के आई इधर से लेके इधर आई, तो ये हमारे पास 90 हुआ ना। तो इसका मतलब जब 90 डिग्री होगा तो हमारे पास इफ दूसरा केस, ये तो केस फर्स्ट था ये वाला, दूसरा हमारे पास लेके इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 90 हुआ तो हमारे पास कितना बनेगा साइन 90 का वैल्यू 1। तो हमारे पास आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर ऑफ 90। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। आई इज इक्वल कितना बनेगा एम एल स्क्वायर बाई 3। क्लियर है क्या? शाबाश, ग्रेट। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आया, ये आया तब जब हमारे पास थीटा का वैल्यू 90 है। जब 90 हो जाएगा तो ये पूरा परपेंडिकुलर हुआ ना यहाँ पे। जब साइन 90 का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये बनेगा ना एल, तो ये बनेगा एल। तो इसका मतलब हमारे पास ये जनरलाइज रिजल्ट है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा एम एल स्क्वायर बाई 3, जो हम ऑलरेडी प्रूव पहले कर चुके थे। तो इसलिए आप जनरली जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो कोई रिजल्ट याद नहीं रखता है, वो याद रखता है ये वाला रिजल्ट। फिर किसी भी एंगल के लिए इसको पूछा जाएगा वहां पे, अगर आप इससे पहला वाला जो पहली बार मैंने रॉड को पढ़ाया अभी, उस टाइम पे वो परपेंडिकुलर था ना एक्सिस को, तो यही तो फार्मूला लगेगी। ये पैरेलल हुआ ना, यही तो फार्मूला लगेगी। अब 60 डिग्री एंगल पे बताऊंगा वही फार्मूला लगेगी। समझ बात आ रही क्या? जरा लिखो क्वेश्चन। ये समझ आया क्या? अब जब एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर छोड़ देंगे इसको। लिखो, इफ a rod if a rod makes angle 60 degree, if a rod makes angle 60 degree with the horizontal axis, with the horizontal axis, with the horizontal axis मत लिखो, with the horizontal लिखो, horizontal लिखो, ठीक है। an axis passes through edge of the rod, edge of the rod, edge of the rod, find moment of the inertia, find moment of inertia, find moment of inertia। साइन है नाश्चन कि नोट हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वर्टिकल के साथ बनाया था। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। बताइए क्या आएगा? अगर हॉरिजॉन्टल के साथ आएगा तो ये बनेगा 1/2। देखो अल्लाह, जरा देखो बेटे इधर, ये रॉड है, ये बोल रहा है आपको कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये मतलब है इसका। तो ये रॉड की लेंथ एल थी ना, इसका मतलब ये बनेगा एल कॉस ऑफ 60 इस टाइम पे। तो मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया वही आएगा, ऐसे ही तो पास हो रहा है। आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 कॉस स्क्वायर ऑफ 60। आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, वही होगा क्या? आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा, दैट्स इट, यानी कि एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, अब कोई भी एंगल दिया जाएगा, वर्टिकल के साथ दिया जाए, हॉरिजॉन्टल के साथ दिया जाए, आप फार्मूला लगा के आंसर निकाल दोगे। ठीक है, इतना समझ आएगा? वेरी गुड, ग्रेट। ओके ओके, ये लिखा
अगर मैं आपसे ये पूछूं, जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फाइंड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, जरा लिखो, फाइंड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया along the x axis, along the x axis. ठीक है, एक्सिस है, इधर भी पॉइंट है, जरा सुनो, ये पॉइंट एक इधर पे, एक पॉइंट इधर पे, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 2 है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3, 3 लेंगे। कैसे करोगे? मानो ये 1 kg है, ये 2 kg है, 2 kg। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन होगा, सिंपल आप क्या करोगे, आप ये हमारे पास एंगल ले देता हूं मैं, ये 53 दूंगा, ये 37 दूंगा, ठीक है, समझ लो। जब ऐसा सवाल होगा तो ऐसे कर सकते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब हो, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, है ना, वही है। तो इसका मतलब यहां से मैं क्या करता हूं, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ये इधर से भी एक कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर दो, ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा, आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब जो एक्स एक्सिस आपके पास रेफरेंस है उसे कितना दूर है, 3। जिस पॉइंट पे जो हमारे पास एक्सिस नहीं है उससे भी कितना दूर है, 3, यानी कि ये भी कितना है, 3। जिस एक्सिस से ये दूर है ये कितना है, ये हमारे पास इसका भी 2 है ये, और ये भी कितना है, 2, वही है क्या? अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, मुझे बता दो, इसने कोऑर्डिनेट के टर्म्स में दिया है, इस एक्सिस से मुझे कौन सा डिस्टेंस अब लेना है, ये वाला जो होगा, ये वाला है ना, क्योंकि एक्सिस कौन सी, ये वाली, तो इसका मतलब इसका इंपैक्ट आर कौन से लेंगे, ये 2, और आर कौन सा लेंगे, ये 3। नहीं समझे? ये एक्सिस है ना, इसका मतलब जो पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट मास हो गया, अब ये भी क्या हो गया, पॉइंट मास। अब समझना बात, ये कैसे बनेगा। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो हमारे पास एक्सिस है, एक मास यहां पर है जो इससे दूर है 2, एक मास यहां पर है जो इससे दूर है 3। एक्सिस है ना हमारे पास, ये इसके रेस्पेक्टिव में निकाल रहे हो ना, ठीक है। तो हमारे पास अब दूसरा जो देख रहे हो ऊपर की तरफ अगर देखोगे, एक्सिस ये है, ये इस एक्सिस से कितना दूर है, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, मगर ये 2 एंड 3 किस एक्सिस पे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, इसका तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया 0 हो जाएगा। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया किसकी वजह से, इस 2 की वजह से और इस 3 की वजह से। तो लिख लो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, क्या फर्क पड़ता है फिर, इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या बनेगा, I1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया, I1 इज इक्वल कितना बनेगा, 2 इंटू 4 है ना, दैट मीन्स 4 यानी 8। इसका कितना बनेगा, I2 का वैल्यू, ये हमारे पास 1 इंटू 3 स्क्वायर, दैट मीन्स हो गया 9। तो टोटल मोमेंट ऑफ द इनर्शिया स्केलर है भाई, कितना बनेगा, I इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये बनेगा 17। आया समझ, क्या क्लियर? अगर ये डिस्टेंस ही देगा आपको, अब दूसरी बात भी बताते हैं, ये लिखा क्या आपने, ये वाला सवाल लिखा कि नहीं लिखा, लिखा। कौन सी फार्मूला, mr स्क्वायर करते, IMR स्क्वायर का पूरा, हाँ पॉइंट मासेस के लिए डायरेक्ट लगती है, हाँ सर्कुलर मोशन के लिए होता है। मसला ये है कि पार्टिकल भी तो घूमता है, ये पार्टिकल घूम रहा है इस टाइम पे, उसका भी तो मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया होगा। ये बॉडी हमारे पास है, उसका मैंने सेंटर ऑफ द मास, मतलब ऐसे मैं आपको बोलूंगा रिंग है, रिंग में मास जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम उसका पूरा मास हम मानते हैं सेंटर पे, तो वो पॉइंट मास बन गया ना। डिस्क का ऐसा नहीं होगा, कहीं पे ये वैलिड ऐसे होता है, कहीं पे वैलिड आपको रॉड है, रॉड हमारे पास क्या यूनिफॉर्म मास है, आपने छोटे से मास के पहले नहीं निकाला, फिर इसके बाद हर एक मास का ऐड किया, तो हमारे पास कंटिन्यूस बन गया। दैट मीन जब आपके पास डायरेक्टली पॉइंट मास होगा, जहां पे आपको डायरेक्टली मास एम पता है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, जहां पे मास मतलब वेरी नहीं कर रहा है डिस्टेंस के साथ, वो सीधे पॉइंट मास है, मतलब ये चेयर है, इसको मैंने पॉइंट मास माना कंसीडर के, इसका मास एम है, मैं यहाँ पे एक्सिस से इसको मैं रस्सी से, मैंने इसको रस्सी से बांधा, फिर मैं घुमा रहा हूँ, इसका मास क्या है, एम। वहां से लेके मेरे तक कोई मास नहीं है ना, रस्सी से मैंने इसको बांधा, सिर्फ मास वही चेयर का है,
यहां तो कोई मास नहीं है ना, तो हमारे मैं इसको घुमा रहा हूं इस तरीके से, तो ये मास m है और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस वो r है, तो इसलिए m इज द मास, r इज द सेपरेशन, तो m r स्क्वायर बनेगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। अब अगर ये रॉड है जो मेरे हाथ में है वो वहां तक भी है, मास कंटिन्यू है, मैं रॉड को घुमा रहा हूं, इसका मतलब हर एक पार्टिकल डिफरेंट रेडियस से घूम रहा है, जो मैंने कल बोला था, उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, तो इसलिए आपको r हर एक का लेना पड़ेगा। आई बात समझ? सवाल देखा था किसी पे, कहां गया? नहीं मैं दूंगा इसका सवाल को, फ्राइडे। हाँ, ये सर्कुलर की हमने दी है वापस। चलो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया का क्वेश्चन करेंगे। देखो ऐसा ही सवाल है ना जैसे कि मैंने भी दिया। देखो क्या है ये 2 kg मास है इधर पे, 37 डिग्री एंगल एक्सिस से बना रहा है, ये दिया है इसने 5। तो मुझे लगानी है फार्मूला, मैं जानता हूं फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला मेरे पास है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वही है ना, बट आर कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, तो हमारे पास यहां पे क्या करूंगा मैं, ये इसके साथ बनाएगा एंगल, कितना बनेगा ये बनेगा 5 साइन ऑफ, ऊपर बन रहा है ना 37 डिग्री, वही है क्या, साइन ऑफ 37 डिग्री, तो 5 37 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 37, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 5, 37 डिग्री होता है ये वाला एंगल, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो दैट मींस 3/5, तो ये बनेगा 3/5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे आया 3, तो हमारे पास आर का जो वैल्यू आया वो आया 3, आया कि नहीं आया, आया ना। अब हमारे पास फार्मूला लगानी है, फार्मूला इसने दिया है 2, तो हमारे पास 2 हमारे पास ये है, और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना बनेगा 2 × 9, दैट मींस वो बनेगा 18, आया क्या, आंसर इज 18, है कोई, ठीक है क्या, शाबाश, हाँ हाँ हाँ, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, आया समझ। रोटेशन डायनेमिक्स में पिछले 3 साल से कम क्वेश्चन आए, इस बारी का पेपर के आने चांसेस है ज्यादा, ऑप्टिक्स है, रोटेशन से, ग्रेविटेशन से, एसएचएम से, फ्लूइड से, और ईएमआईएसी से, या फिर बोलना मेरे को फोन करना उस टाइम पे, बोला मैंने, मेरे आदमी में दोस्त पढ़ा रहा है, वो दोस्त नहीं है मतलब वो बहुत ये ना एक्सपीरियंसड है, उसको लगभग वो 53-55 का एज का होगा, वो कम पढ़ाता है, बट उसके साथ मैं बात करता हूँ ना, वो बोलता है यादव वाले तो 5 आउट ऑफ 700 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720 वाले होते हैं, टॉपर तो उसी का होता है ना हर साल। तो बताइए, द मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन, ऐसा ही बोला था कल, मास ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, लिखा था क्या, तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज है, ये क्वेश्चन से आपको क्या मिलता है, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इनके साथ सवाल जो मैं इसे पहले करवाता हूँ, ऐसे आसान में क्वेश्चन होते हैं, बट आपको अंग्रेजी लिखाना जरूरी होता है ना, अगर आप अंग्रेजी नहीं लिखेंगे आपको लगता पढ़ाता ही नहीं है। Two masses each of mass m are attached to the end of the rigid massless rod, so that are rigid तो massless rod, how it is possible है, क्या बोल रहा है, ये हमारे पास masses है, m masses है, तो हमारे पास एक मास है ये वाला, दूसरा मास हमारे पास है ये वाला, इक्वल मासेस है, इसका भी मास m है, इसका भी मास है m, इन दोनों के बीच में एक रॉड है, बोल रहे मास ही नहीं है, मासलेस रॉड है, इसकी लेंथ l की है, तो लेंथ इसकी तो है l, इसकी लेंथ हमारे पास है l, तो बोल रहे हैं फाइंड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये बोल रहा था मैं। असल में क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सिस कहां से पास हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले ये देखना है कि एक्सिस किसकी बात कर रहा है, एक्सिस बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ये लेंथ है, इसका परपेंडिकुलर ये है, सेंटर ऑफ द मास यहां पर होगा, तो इसी मास सेंटर ऑफ द मास के थ्रू हो रहा है, इक्वल मासेस है क्या, सेंटर ऑफ द मास सेंटर पे होगा क्या, L/2 पे होगा, ये तो क्वेश्चन ही बता रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये हमारे पास ये वाली जो लेंथ होगी दिस इज L/2, ये भी हमारे पास क्या होगा L/2, ये भी क्या होगा L/2। अब बताइए क्या मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल इट, इसको मैं लिखूंगा I1 लिखूं मैं इसको, ये कितना बनेगा mL²/4, वही है क्या, इसका भी क्या बनेगा, इसका भी बनेगा I2 के लिए बनेगा mL²/4, ठीक है, तो टोटल कितना बनेगा ट्वाइस mL²/4, वही है क्या, 2 1 2 2 आई का वैल्यू कितना बनेगा mL²/2। अब याद कुछ नहीं करना क्योंकि हर एक जगह पे चेंज हो रहा है, इसलिए निकालना आना चाहिए, कितने रिजल्ट से याद करेगा इंसान, ठीक, तो इसलिए हाँ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए mL²/2,
12, क्योंकि सेंटर ऑफ द मास ml स्क्वायर, यानी ml स्क्वायर 12 जो है रॉड का है ना, वो याद होना चाहिए, बिकॉज वो तो पैरेलल एक्सिस फॉर्म के बगैर होगी नहीं, इसलिए वो चीज आपको याद होना चाहिए। हाँ, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन किधर है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन तो है ही नहीं। इन क्वेश्चन में रात करने में ये सारी क्वेश्चन मैंने कराए थे कल। बता रहा है if 4 point masses are placed at the vertices of a square of side A, find the moment of the inertia above the diagonal of a square। क्या आएगा? डायगोनल से पास हो रहा है, यस। तो इसका मतलब हमारे पास ये m, ये m, ये m कल पढ़ाया था ऐसा, डायगोनल से पास हो रहा है, दैट मीन इन दोनों का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया 0 हो जाएगा। एक्सिस ये है ना, डायगोनल से पास हो रही है, अब मानना यहाँ इज्यूम करना यहाँ से एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाली डिस्टेंस एक्सिस है a√2/2, ये भी कितना हो जाएगा? a√2/2, वही है क्या? शाबाश। क्या मैं मोमेंट ऑफ द इनर्शिया लिखूंगा ट्वाइस ऑफ i? एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है भैया, 3 से गोबर नजर लिखिए, गोडनेफ्ती ऐसे कॉलम दो बना दो, दो पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखना है। हाँ, एक पॉइंट लिखना है बस, एक पॉइंट में समझाएंगे। देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल द बॉडीज, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल द बॉडीज, चाहे 1D हो, 2D हो, कुछ भी हो, 3D हो, जो भी है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड फॉर प्लेन बॉडीज। ठीक है, प्लेन बॉडी जनरली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको टीडी 2D फॉर्म में, ऐसा नहीं कि 3D के लिए वैलिड नहीं है। 3D का भी एक प्लेन होता है और एक साइड होता है, तो प्लेन जब आएगा आपके पास एक प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, उसके लिए वैलिड है कौन सा? परपेंड। हाँ, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, समझना बात। अगर मैंने एक बॉडी ले ली, ये वाली इरेगुलर बॉडी है ना, ये जानबूझ के बनाई है, मैं एक एक्सिस को पास करूंगा थ्रू द सेंटर। कहां से पास? सेंटर से। ये सेंटर से पास हुई बॉडी है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि ये बॉडी ऐसे है, तो ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, इसीलिए आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा एक्सिस का, यानी कि सेंटर पास, यानी एक्सिस पास थ्रू द सेंटर, ठीक है। दूसरा हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है, दूसरा हमारे पास एक्सिस जो होगा वो मस्ट भी पैरेलल होनी चाहिए एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? पहली एक्सिस मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, तो सेंटर ऑफ द मास से पहली एक्सिस होना ही होना चाहिए, दूसरा उसके पैरेलल में हो, ठीक है। फिर कितनी डिस्टेंस पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास दूसरी जो एक्सिस हमने पास करी, ये हमारे पास है दूसरी एक्सिस जो मैंने पास करी इधर से, ये हमारे पास एक्सिस है, और यहां से ये पास हो गई। इन दो के बीच में जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज डी, दैट सेपरेशन इज डी। ये क्या है? एक्सिस जो हमारे पास होती है पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास। क्या इसका जो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया होगा वो हमारे पास क्या होगा? मोमेंट ऑफ द इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास। तो हमारे पास जो इसका अबाउट इस अबाउट ऑफ दिस एक्सिस अगर मोमेंट ऑफ द इनर्शिया निकालना होगा, वो कितना हो जाएगा? आई, जो हमारे पास होगा वो बराबर आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास प्लस क्या होगा? एम डी स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द सेपरेशन ऑफ बिटवीन देम। इसीलिए बोला कि ये चीज आपको पता होना चाहिए। कौन सा चीज पता होना चाहिए? ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए, आई इज इक्वल टू आई ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक,
नाउ व्हाट इज प्लेन? इससे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया इज मैग्नीट्यूड। एरिया वेक्टर हमारे पास होता है, एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी? एरिया नहीं, एरिया वेक्टर होता है, क्योंकि इसके बाद मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। देखो ध्यान से समझना, मान लीजिए हमारे पास, अगर मैं इसको बोलूंगा कि हमारे पास ये 20 × 20 इसका 400 मीटर स्क्वायर एरिया है, एरिया का वेक्टर होगा। मैं आपको सिंपली बताऊंगा, आपको फिर डायरेक्टली पता चलेगा कि किस एक्सिस, कौन सी एक्सिस पैरेलल है, कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर। तो क्योंकि इसको बोलते हैं ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि मान के चलेंगे मेरे पास एक प्लेन बॉडी है, ये प्लेन बॉडी हमारे पास है। इस प्लेन बॉडी को मैंने लाया, इस प्लेन बॉडी को मैंने इधर से लाया। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करती है? समझना बात को, मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बताऊंगा, आपको फिर फ्लक्स व्लक्स सारी समझ आएंगे डायरेक्ट, आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। मुझे बता दो ये किस एक्सिस में है? एक्स वाई प्लेन में ये लाई करता है कि नहीं? 2 मिनट अब दे दो मुझे, आपको क्लियर हो जाएगा सारा। मैं आपको आसान वे बताता हूं। जिस प्लेन में जो बॉडी होगी, जो एक्सिस उनमें से मिसिंग होगी, उस एक्सिस पे एरिया दो वेक्टर होता है। समझ में बात आई क्या? सिंपल है ना ये। अब आपको ना हाथ हिलाने ना कुछ और करना है। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है मैं, जिस भी प्लेन में है जो एक्सिस मिसिंग है ना, उस एक्सिस में एरिया वेक्टर होगा। क्या होगा? ये किस में है? एक्स वाई में। कौन सी एक्सिस मिसिंग है? जेड। तो एरिया वेक्टर किस में होगा? अब ये पता चल रहा है मेरे को, या तो एरिया वेक्टर इधर होगा या तो एरिया वेक्टर उधर होगा। जेड एक्सिस पे तो होगा ना कहीं ना कहीं। अब मुझे बता दो, कोई भी एक्सिस में ऐसे डालूं ऐसे डालूं ऐसे डालूं, क्या वो सारे प्लेन को पैरेलल होंगे? यस सर। समझ में बात आ रही क्या? अगर मैं अब ऐसे एक्सिस डालता हूं, समझना बात, मैंने एक्सिस डाली ये, क्या ये सारे एक्सिस पैरेलल है इस प्लेन को? क्योंकि ये सारे बोर्ड के ऊपर से जा रहे हैं ना। समझ में बात आ रही है क्या? तो मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे पास ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है मेरे पास, जो ऐसे मैं दिखा रहा हूं, इस बोर्ड को ऐसे जा रही है, वो परपेंडिकुलर हो जो पैरेलल होगी? परपेंडिकुलर होगी। समझ में बात आई क्या? अब अगर मैं यही बॉडी, अब समझ आया इतना? अगर मैं अब आपको ऐसे बोलूंगा कि ये बॉडी जो हमारे पास है, दूसरी बॉडी में ले रहा हूं, मैंने इसको यहां पे रखा, बताइए ये किस प्लेन में लाई करती है? वाइजर प्लेन में लाई होती है। क्योंकि अगर कहीं पे दिया उसने कि किसी और प्लेन के बारे में बोला, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर किधर होगा। तो हमारे पास एरिया वेक्टर किधर होगा? फिर एरिया वेक्टर, ये वाइजर प्लेन है ना, एरिया वेक्टर मिसिंग एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस मिसिंग है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। अब अगर मैं एरिया वेक्टर ये है, अगर ये वाई में है, ये जेड में है, दैट मींस हमारे पास, अगर मैं ऐसे क्या करता हूं, ये अगर मैं ऐसे लाइन डाल रहा हूं, क्या वो पैरेलल परपेंडिकुलर होंगे? यस सर, वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि इस प्लेन के सारे परपेंडिकुलर है वो। समझ में बात आ रही है क्या? यानी कि एरिया वेक्टर आपको दिमाग में रखना है, फिर जो भी आपको लाइन, जो भी आपको एक्सिस लगेगी, पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर, आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर यहां पे रखूंगा मैं, तो अगर मैंने यहां पे बनाई बॉडी, ये किस में है? एक्स और जेड में, तो वाई हमारे पास एरिया वेक्टर होगा ना। अब इसका मतलब वाई अगर ये है एरिया वेक्टर, अगर मैं ये लाइन डालता हूं, क्या ये परपेंडिकुलर है? समझ में बात आ रही है क्या? तो ये इसे पता चलेगा आपको परपेंडिकुलर एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस। मुझे बता दो एक बात, जो भी आपको एक्सिस मिसिंग होगी, क्या वही एरिया वेक्टर होता है बॉडी का? यानी कि ये जो हमारे पास ये वाला प्लेन जो होगा, वो इस प्लेन में होगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, तो इस प्लेन में होगा तो वाई एक्सिस ही होगा, दैट्स परपेंडिकुलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि शीट होगा इस तरीके का। ये जो चेयर है, ये किस में है? ये चेयर जो है, ये किस प्लेन में आती है आपको लग रही है? ये वाई जेड में है ना। जेड ये है स्पेस में, वाई ये है। समझ में बात आ रही है क्या? अभी 3D की बात है, तो इसका मतलब एक्स भी है। समझ में बात आ रही है क्या? अगर मैं सिर्फ इतना ही कंसिडर करूंगा, इसका ये वाला पार्ट, ये वाला गाय भी कर दूंगा, ये जेड में है और ये वाई में है। ठीक है, ये थिकनेस जो इसकी है वो एक्स की बता रहा है। समझ में बात आ रही है क्या? तो इसलिए 3D बन गई है। आई बात समझ? शाबाश, ध्यान से समझना। अब 3D के लिए क्या होगा ये वेक्टर? हर एक प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, आउटसाइड लेते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मुझे एक चीज समझ आया कि एरिया वेक्टर जो होगा वो पैरेलल में परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब मुझे बोलना था शीट वाला केस, यानी कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर और ये वाला, ये किस में है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है। अगर मैं ये वाली लाइन डाल रहा हूं, ये एक्स एक्सिस लाइन है, ये इसको मैं एक्स एक्सिस लाइन बोल रहा हूं, क्या हमारे पास ये एक्स एक्सिस जो होगा, क्या ये पैरेलल है इस प्लेन को? है ना, ये पैरेलल है ना प्लेन को पैरेलल है। जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, बट प्लेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड फॉर द प्लेन बॉडीज, यानी कि जो प्लेन होगा उसको देखना है। क्या ये हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, क्या ये वाई एक्सिस भी पैरेलल है ना? अब मुझे बता दो, जो हमारे पास जेड एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, क्या ये परपेंडिकुलर है? तो मोमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल, मोमेंट ऑफ द
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ये हो गया ना जेड एक्सिस, तो मूवमेंट अलोंग द जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंटम, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस प्लस मोमेंटम मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अलोंग द वाई एक्सिस, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ में बात है क्या, क्लियर है क्या, शाबाश। दिस इज द मोमेंट, यानी हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास है आई जेड, आई जेड हमारे आई एक्स प्लस आई वाई। मुझे बता दो क्या ये भी डायमीटर से पास हो रही है, क्या ये भी डायमीटर से पास हो रही है, ये जरूरी नहीं कि मैं यही बाड़ी लूंगा, बट मैं सिर्फ बता रहा हूं, अगर ये भी डायमीटर से पास हो रही, ये भी डायमीटर से पास हो रही, इसके थ्रू भी मास सेम ही है, ठीक है, क्या आई एक्स आई वाई के बराबर होगा, होगा ना बराबर, ये भी तो अलोंग द वाई एक्सिस अलोंग द डायमीटर पास हो रही है एक्सिस, ये भी तो अलोंग द डायमीटर पास हो रही है, इस टाइम पे क्या होगा, मास जितना मास ऊपर की तरफ है जितना मास नीचे की तरफ, तो घूमेगा ऐसे, ये हमारे पास घूमेगा इस तरीके से, बट मोमेंट ऑफ द इनर्शिया दोनों केसेस में सेम होगा, इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इधर का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया सेम होगा। क्या मैं लिख सकता हूं कि आई जेड इज इक्वल आई एक्स इज इक्वल आई वाई, तो हमारे पास यहां पे कभी कभी केसेस में जब ये आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई के बराबर होता है, तो हमारे पास आई जेड किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई एक्स और ट्वाइस ऑफ, क्लियर बात है क्या, दिस इज व्हाट वी कॉल इट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जब हमारे पास ये दो केसेस आ जाएंगे, ये केस के ऊपर डिपेंड करता है, जनरली जो है ये है, समझ में बात आ रही है क्या, जनरल फॉर्मूला कौन सी है, आई जेड इज इक्वल टू एस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम किसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया निकालते हैं, अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या निकालते हैं, अलोंग द पैरेलल एक्सिस, ठीक है ना, जो हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपको बॉडी का फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको बस सेंटर ऑफ द मास के थ्रू जो एक्सिस पास और उसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया पता होना चाहिए, और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि इस दो पैरेलल एक्सिस के बीच में क्या डिस्टेंस, तो आपका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, शाबाश, लिख लो, बस 5 मिनट और, वो भी निकलेंगे ना, वो नहीं कहीं निकलेंगे, वो बाद में निकालते, हाँ, वेक्टर सम क्यों करोगे, स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्यों करना है, ये 2 बार इसने बोला, मैंने इसको बोला स्केलर है स्केलर है स्केलर है, ये थ्योरी बोल रही है वेक्टर करेंगे वेक्टर करेंगे, इनका ये अभी निकालेगी इसका रिजल्टेंट, अरे निकालेगी क्यों, ओके, समझ आया क्या, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा इधर, अब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। प्लान था बहुत पढ़ाने का, पता है आज मुझे याद ही ना था फ्राइडे है, मुसलमान देखो मैं क्या हूं, सुनो, ये एक रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया जरा समझना बात, एक एक्सिस पास हो रही है सेंटर ऑफ द मास है, क्योंकि मुझे बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया बता दो, देखेंगे ट्राई करेंगे हम, अलोंग दिस एक्सिस मुझे मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, अब हमारा काम आसान हो जाएगा, अब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अब इसने हमारा काम आसान करा, तो एक एक्सिस मुझे पता है सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो मुझे पता है, मैं यहां से एक एक्सिस को पास कर दूं, तो मैंने एक एक्सिस को पास किया, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास होगा ना, ये मैं मानता हूं कि ये हमारे पास L/2 की दूरी पे होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ द मास है ना ये, तो मुझे बता दो एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, सर आप करेंगे आई ऑफ एक्स एक्स, वही है ना, इज इक्वल टू आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास प्लस हमारे पास क्या होगा एम डी स्क्वायर, ये तो फार्मूला है ना, यही है ना, इस एक्सिस को मैंने बोला याद करने के लिए, सेंटर ऑफ द मास के थ्रू पास हो रहा है, एम एल स्क्वायर बाय 12, एम एल स्क्वायर बाय 12, दैट मीन आई एक्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे एम डी स्क्वायर, दैट मींस एम इनटू एल स्क्वायर बाय L/2 का स्क्वायर, वही है ना, दैट मींस हमारे पास आई एक्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस हमारे पास हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 4, वही होगा क्या, दैट मींस 4 ml स्क्वायर प्लस 12 ml स्क्वायर डिवाइड बाय 48, दैट मींस आई एक्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा 4 ml स्क्वायर प्लस 12 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय बात बचो तो 48, इसका मतलब आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 16 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48, वही है क्या, इसका मतलब 12 1 जार 12 3 जार, दिशा बात बचो मतलब ये 16 आता ना, 16 है ये, हाँ 16 ml स्क्वायर बाय 3, मैं सोचा इसको क्या हो गया, आई एक्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3, यही तो निकाला था हमने पहले भी, अब आपको मैं बोल रहा हूं ये तो हम जानते थे ये वाला रिजल्ट, बस मैंने अप्लाई कराना सिखाया, अब अगर मैं आपको ये वाले एक्सिस पे बोल रहा हूं मुझे बता दो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होगा, ये हमारे पास होगा वाई वाई के अलॉन्ग, मुझे बता दो, ये हमारे पास L/4 है, ये हमारे पास L/4 है,
एक ही बात मेरी याद रखना, वो ये है कि जब भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम करोगे, एक एक्सिस सेंटर ऑफ द मास की होनी चाहिए, इसके बगैर सॉल्व नहीं करना, चाहे कितने भी एक्सिस आपके पास पता होंगे, एक एक्सिस होनी ही होनी चाहिए सेंटर ऑफ द मास वाली। मैं लिखूंगा आई वाई वाई होगा बराबर एम एल स्क्वायर बाई 12, ये तो मैं जानता था, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, वही हो गया। तो हमारे पास आई वाई वाई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 16, वही होगा ना। हाँ खाओ, आराम से, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंसान खाने के लिए तो इतना करता है। हाँ हाँ सच में। तुमकी जब नहीं तुमकी शुरत बागे अर्थजी शुरंटू बाकी जगह पर कितना आया वो? हाँ कितना हो जाएगा वो? हाँ वही आएगा 7/48। तो आई वाई का जो वैल्यू होगा, आई वाई वाई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर 7/48। ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रॉड। आपको केमिस्ट्री की क्लास आज भी है? एक्स्ट्रा क्लास में है? कितने बजे? नहीं पढ़ोगे? नहीं फिर कोई फायदा नहीं है ना वो। आप पढ़ोगे 10-15 मिनट? चौबीस का 15 मिनट? ठीक है ठीक है, मैं पढ़ूंगा 2 बजे के, बुक नंबर 3 3:30 मुझे फिर 3:30 क्लास है। अभी ये 7 में 12:30 छोड़ दूँ, बस रिंग का करेंगे। आप तब भी रेटिंग कम ही करते हो। ओके सुनो, हाँ जी, आपको नमाज पढ़नी है, सारों को पढ़नी है, आपको भी पढ़नी है, आपको भी पढ़नी है। एक क्वेश्चन करेंगे ना, एक क्वेश्चन बस, तसल्ली नहीं आती फ्राइडे के दिन, पता ऐसा लगा आधा घंटा मिस हो, फिर भी मैं आज जल्दी जल्दी आया था। ओके बता दे इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे बता दो, अगर हमारे पास एक रिंग है जिसका मास m है, एक रिंग मेरे पास है जिसका मास m है, इसके सेंटर के थ्रू एक्सिस पास हो रही है, इसके सेंटर के थ्रू एक्सिस पास हो रही है, बताइए मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट द सेंटर। यस यस यस, ये ऐसे घूमेगा, ये r दूरी होगा ना इसे, क्या हर एक मास पार्टिकल इसे r की दूरी पे होगा? शाबाश। क्या मैं ये बोलूंगा आपको कि एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पे लिया जिसका मास dm है, वो कितना दूरी पे है? r की दूरी पे है। क्या r कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो di का जो वैल्यू हमारे पास होगा, क्या मैं लिखूंगा dm बाई dm इंटू एक्स, क्या जो मेरी जनरली फॉर्मूला है, इंटीग्रेटिंग में बहुत सर्च करते हैं, di का जो वैल्यू होगा वो i बनेगा ना। ये कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू है या नहीं है। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बदले में क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर होगा, क्या आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आर स्क्वायर, अब क्या बचा सिर्फ डीएम की इंटीग्रेशन, कहां से कहां, 0 से लेके एम तक, तो हमारे पास आई का वैल्यू कितना बनेगा, एम आर स्क्वायर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया होगा वो क्या होगा, एम आर स्क्वायर। क्लियर? रिंग का, डिस्क का नहीं मैंने बोला, डिस्क इज समथिंग डिफरेंट, ये सिर्फ रिंग है। रिंग का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर। ओके, मुझे एक बात बोलो, ये थ्रू द सेंटर से पास हुई ना, ये थ्रू द सेंटर से पास हुई, अगर मैं आपको अब बोलूंगा कि मैंने अब यहां से एक एक्सिस और डाली इसमें, ये कितनी दूरी पे होगा, आर की दूरी पे होगा। अब लगेगा ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सेंटर ऑफ द मास, यानी कि इसके एक्सिस, इसको मैं बोलता हूं ए पॉइंट के थ्रू मैंने की, ए मैं लिखूंगा इसको, इज इक्वल आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास प्लस क्या, एम एक्स स्क्वायर, है ना। आई ए किसके बराबर हो जाएगा, आई हमारे पास ये कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर, तो कितना बनेगा, आई शाबाश 2 mr स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला बस, ये वाला बस। इसको रखे हैं 5 लेक्चर, कितने, 5 लेक्चर में ही खत्म करना है। इसका जो रोलिंग वाला पार्ट है ना, वो मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए जब इसी को देंगे हम 4 लेक्चर, फिर
आगे क्या करूंगा मैं, ठीक है। आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा, समझना बात। ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज में मानता हूं, ये वाली एक्सीज आई वाई, क्योंकि डायमीटर के थ्रू निकालेंगे डायरेक्टली नहीं निकलेगा, इसलिए करना पड़ेगा इसको। इसको मैंने माना क्या, आई वाई वाई। ये क्या है, ये आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स। इसके थ्रू मैं निकालना चाहूंगा, ये आई जेड जेड है क्या। मुझे पता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो हमारे पास है वो बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक। आई जेड जेड का मैं ऑलरेडी जानता हूं कितना, सेंटर से जो पास हो जाएगा उसका एम आर स्क्वायर। तो इसका मैंने लिखा एम आर स्क्वायर, लिखा कि नहीं लिखा। क्या आई एक्स एंड आई वाई वाई बराबर है, तो हमारे पास क्या मैं लिखूंगा, टू आई एक्स एक्स। तो मुझे बता दो क्या मैं लिखूंगा, आई एक्स एक्स जो हमारे पास होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, वही होगा क्या। इसका मतलब डायमीटर ऑफ द रिंग के थ्रू, इसलिए एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सिस यहां से पास करोगे ना, या यहां से पास करोगे, यहां से पास करोगे, कहीं पर भी डायमीटर के थ्रू पास करोगे, उसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया एम आर स्क्वायर नहीं होगा, इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसको क्या बोलेंगे, अक्रॉस द डायमीटर, वो क्या है, अलोंग द सेंटर। समझ में बात आ रही क्या। ये हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बहुत करना है इसके ऊपर, फिलहाल वो करेंगे कल।